नमस्कार। डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे ये बरसात, उसके बाद होने वाले खुश्क मौसम के कारण शरीर में स्किन रोग बढ़ने लगते हैं। ये जो त्वचा रोग होते हैं, इनके होने के कारण क्या है, प्रमुख रूप से बरसात के मौसम में ही क्यों होते हैं और वास्तव में इसके बचाव के कौन कौन से तरीके हैं, यही जानने के लिए आज हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य वैद्य आर.के. शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में इस बीमारी से हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और वास्तव में इस मौसम में ही ये बीमारी क्यों होती है और इसका निदान क्या है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी समाचार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद है वैद्य जी, जैसा कि अभी देखा जाए तो ये जो बरसात का मौसम होता है, खासतौर से इस मौसम के समापन पर और इस मौसम के मध्य में ही ये स्किन बीमारियां बढ़ जाती हैं। ज्यादातर लोगों को खुजली, दाद और अन्य बीमारियां, त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं। क्या कारण है कि इस मौसम में बीमारियां अपने का प्रकोप बढ़ ज्यादा होता है और क्या इससे हम क्या करें जिससे इससे बच सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो पारदर्शी विकास न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर आपके द्वार जिनके माध्यम से रोगों की समुचित जानकारी पेशेंट तक सीधे पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कहा कि स्किन रोग बरसात के बाद अधिक देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसे हम ऋतुओं के अनुसार देखें तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन 3 ऋतुओं में स्किन की बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। उसका कारण है कि जब सर्दियों का समय समाप्त होता है और शिशिर के बाद बसंत का प्रवेश होता है, तो बसंत ऋतु में हमारी अग्नि मंद हो जाती है जी, और पसीना शरीर से धीरे धीरे निकलने लगता है जी। लेकिन आज के समय में शरीर में अभ्यंग तेल ना लगाना एक फैशन बन गया है। नाना प्रकार के कॉस्मेटिक, नाना प्रकार के शॉप्स मार्केट में उपस्थित हैं, जिसे आदमी प्रयोग करता है और शरीर से जो त्वचा के अंदर का जो मेद है, जो त्वचा के अंदर का पसीना है, उसे वो प्रॉपर रूप में शरीर से निकलने नहीं देता। डस्टिंग पाउडर डालता है, वो एसी में रहता है और अदर चीजें प्रयोग करता है जिससे उसको पसीना ज्यादा ना आए जी। और जब पसीना नहीं निकल पाता है तो स्किन के नीचे का जो जमा हुआ मल होता है जी, वही आगे चल के आपकी रक्त दुष्टि का कारण बनता है और वो ईचिंग पैदा करेगा, कंडू बनाएगा, पामा बनाएगा, श्वेत बनाएगा, किलाश बनाएगा, कई तरह के रोग जो है उत्पन्न करेगा। आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में 17 प्रकार के स्किन रोगों की चर्चा होती है। उसमें 7 प्रकार के रोग जो हैं आपके महाकुष्ठ गिने जाते हैं, जिसमें सफेद दाग और ये सब गिने गए हैं, और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ माने जाते हैं, जो खुजली है, रिंगवर्म है, ये इस तरीके की चीजें, ये आपके क्षुद्र कुष्ठ में आते हैं। तो बसंत ऋतु में जो कफ कोप होता है जी, बसंत ऋतु में कफ कुपित अवस्था में होता है, वही कुपित हुआ कफ शरीर में डिपॉजिट हो जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तो आगे चल के वो पित्त के साथ मिलकर के, गर्मी के साथ मिलकर के खुजली को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद में हमारे ऋषियों का कहना है कि यदि शरीर में कफ की विकृति नहीं होती है, जब तक कफ दूषित नहीं होता है तब तक खुजली नहीं होती, तो जब जब कफ बिगड़ेगा तब तक खुजली होगी। तो इसमें देखा जाए तो 4 धातुएं हमारी विशेषकर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले रस, रक्त,
मांस और मेद। जी और ये एक क्रम से है, रसाद रक्तम तथा मांसम, एक क्रम से है कि जो हमने पंच भौतिक आहार लिया जी उससे जो रस बना जी उसी रस के पाचन से रक्त बनना है, जी रक्त के पाचन से मांस बनना है और मांस के पाचन से मेद बनना है। तो जब हमारी पहली धातु यानी कि रस धातु खराब हो जाएगी तो आगे की सारी धातुएं एक क्रम से खराब हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज तो है कि भोजन का सुधार किया जाए। जी यदि हम त्वचा रोगों से बच रहे हैं तो विरुद्ध आहार जैसे दूध के साथ नमक का लेना है, जी दूध के साथ मांस आदि का सेवन करना है, शराब पिए हैं, मदिरा पिए हैं और ऊपर से दुग्धपान कर रहे हैं, दूध के साथ खट्टी चीजों का लेना है, बहुत सी चीजों को मिला करके खाना है। जी कॉम्बिनेशन वाला जो चल रहा है वो चीजें हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। रिफाइंड ऑयल जो मार्केट में बहुत आ रहे हैं उनका एक्सेस मात्रा में यूज करना, फास्ट फूड बहुत खाना, मल अवरोध यानी कि लेटरिन के मल को रोकना, पेशाब के मल को रोकना, पसीने को शरीर से न निकलने देना, व्यायाम ना करना जिससे मांसपेशियों में जमा जो लैक्टिक एसिड है, अदर एसिड है वो शरीर से पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर वही चीजें निकल नहीं पाती तो वो दिक्कत करती है। अब विशेषता ये है कि वर्षा ऋतु में ही ये अपने पासे सो क्यों करता है, जी उसका रीजन है कि वसंत ऋतु में कफ कुपित हुआ और ग्रीष्म ऋतु में उसका समन हुआ। तो ग्रीष्म ऋतु में ही वायु का संचय हो जाता है। अब वायु का संचय ग्रीष्म ऋतु में हुआ और वर्षा में वायु कुपित हो गई। तो वायु का स्वभाव क्या है, शीत है और रुक्ष है, तो रुक्षता बढ़ने लगी। इधर वर्षा ऋतु में चारों तरफ आर्द्रता है, गीलापन है, तो उसकी वजह से जो पसीना आ रहा है वो, साथ ही साथ सूर्य की तीखी रोशनी, साथ ही साथ वायु की वृद्धि। तो वात की वृद्धि से कफ सूख जाता है, पित्त से वही कफ पिघलने लगता है। तो इस प्रकार से रुक्षता की वजह से, आर्द्रता की वजह से वर्षा ऋतु में दिक्कत आती है। वर्षा ऋतु में रूखापन ना हो उसके लिए घृत तेल इसका प्रयोग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, समय अनुसार भोजन करना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। यानी कि जितने वात के बढ़ाने के कारण है, जी, ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए, देशाटन नहीं करना चाहिए, जल का भराव जहां पे है वहां नहीं रहना चाहिए, शीत वाली जगह नहीं रहना चाहिए, शरीर में अभ्यंग करते रहना चाहिए। तो इन सब चीजों से जो है हम त्वचा रोगों को समझ सकते हैं और त्वचा रोगों को ठीक कर सकते हैं। एक विशेष बात बता दें, हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार से दूध को उबालने से उसकी मलाई बनती है, जी, उसी प्रकार से रक्त धातु के पाचन से हमारी त्वचा बनती है। अच्छा, तो अगर हमारी रक्त धातु दूषित है, रस धातु दूषित है, तो दूषित दूध में दूषित ही मलाई बनेगी। तो वही है कि अगर रक्त धातु आपकी खराब है तो त्वचा आपकी खराब हो जाए। बहुत प्रकार की दवाइयां, जब आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं तो उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में होता है, जो कुछ चीजें शेष रह जाती हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे पूरे सिस्टम को खराब करने का काम करती हैं। तो जो बहुत लंबे समय से आप दवा ले रहे हैं तो उन दवाइयों में ये देख लेना चाहिए कि कोई दवा हमारी स्किन के लिए टॉक्सिक तो नहीं है, स्किन के लिए इफेक्ट गलत प्रभाव तो नहीं डाल रही है। तो इन सब चीजों से हम त्वचा रोगों से बच सकते हैं। जो वायु है, देशाटन है और खान पान, इस पर यदि वो संयमित रहे तो इस रोग से निजात मिल जाए, बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। जी, इस मौसम में ही जैसे अभी आपने कहा अग्नि मंद हो जाती है, हाँ, इसका क्या कारण है कि अग्नि का इस मौसम से ही क्या तात्पर्य है कि इस मौसम में ही अग्नि मंद होती है? देखिए, मौसम से अग्नि का संबंध नहीं है, अग्नि का संबंध हमारे अयन से। अच्छा, यानी कि सूर्य की गति पे हमारी अग्नि निर्भर करती है। जैसे हमारे ऋतुओं में देखा जाए तो 6 ऋतुएं 12 महीनों में होती है, 2 महीने की एक ऋतु होती है और 3 ऋतुएं मिलकर के एक अयन का निर्माण करती है। तो आदान काल और विसर्ग काल, यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन, तो इनमें से हमारी अग्नि में इफेक्ट आता है। अच्छा, ग्रीष्म, वर्षा, शरद,
जी, इनको ना देख करके हम वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं विसर्ग काल की मानी जाती हैं। जब शरीर की अग्नि अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, शरीर को बल रहता है, शरीर में चंद्रमा प्रभावी रहता है, जिससे शरीर का तर्पण होता है। लेकिन जैसे ही उत्तरायण लगता है जी, तो सूर्य की तीखी रोशनी की वजह से हमारी अग्नि मंद हो जाती है। अच्छा भाई जी, एक बात ये जैसे अभी आपने बताया कि वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि तीक्ष्ण होती है, नहीं, तेज मंद होती हो है। जाती अच्छा, वर्षा ऋतु में मंद हो जाती है। बसंत ऋतु से अग्नि, जैसे ही कफ का कोप हुआ, हाँ 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 शिशिर ऋतु व्यतीत हुई जी, और जैसे ही बसंत लगी, जी, वैसे ही हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती होती है जी, और कफ की वृद्धि से ही हमारी अग्नि मंद होती जी जी और सिद्धांत है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, कि मंद अग्नि से हर प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। तो पहले बसंत ऋतु में अग्नि मंद हुई, ग्रीष्म ऋतु में और मंद हो गई और वर्षा ऋतु में हवा के कारण और मंद हो गई। तो वर्षा ऋतु तक अग्नि की विषमता रहती है। शरद ऋतु में धीरे धीरे अग्नि बढ़ना प्रारंभ होती है, लेकिन सूर्य की तीखी रोशनी की वजह से पित्त की वृद्धि साथ में होती है और उस पित्त की वृद्धि से त्वचा में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है जी, क्योंकि त्वचा रोगों में सर्वप्रथम जो दोष, शरीर के जो दोष धातु सम्मूर्छना करते हैं, दोष दूष सम्मूर्छना करते हैं, तो उसमें पित्त और कफ जी, ये डोमिनेंट रहते हैं। जिसको भी त्वचा रोग आएगा तो उसकी नाड़ी देखने में हमें उसके शरीर में कफ और पित्त, ये दोनों विकृत अवस्था में प्राप्त होंगे और इसी से त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छा भाई जी, कुछ लोगों के प्रश्न भी कार्यक्रम में आते हैं। उसी के तहत हमारे पास एक प्रश्न आया है अनिल कुमार, हंसपुर नौबस्ता से। इनका कहना यह है कि ये इस मौसम पे इनको जो ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों से पसीना सूख नहीं पाता है, हाँ, एकत्र होता रहता है, बिल्कुल। वो ये उनका कहना है कि मेरे ये लगभग 6 महीने ये बीमारी मुझे रहती है, खुजली की। तो इसका क्या निदान है, क्या करें जिससे कि ये इनको इससे निदान मिले। वो कभी कभी अपने आप को बड़ा कहते हैं, उनका कहना यह है कि मैं जब कहीं बैठा होता हूं और अचानक जब वो तीव्र स्थिति पे आता है तो अपने अंदर भी थोड़ी सी शर्म सी महसूस होने लगती है। तो इससे इससे कैसे निजात पाया जाए। देखिए, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे पसीना एक्युमुलेट होता है, रुकने का काम करता है जी। जैसे हमारी काख, यहाँ पे पसीना निरंतर आता रहता है। बालों के अंदर पसीना बना रहता है जी। साथ ही साथ एंग्वाइनल रीजन है जी, वहां पर भी पसीना रुकने का काम करता है। तो सबसे पहली चीज तो मोटे वस्त्र पहनना बंद करें, जैसे जीन्स का पैंट है जिसमें हवा नहीं जाती जी, तो ऐसे कपड़ा पहने जो ढीले हो ताकि वहां पर हवा पहुंच सके जी। दूसरा, नीम के पानी से जी, नीम के पत्तों को पानी में अच्छे से पका लें और पकाने के बाद उससे एक बार जो है वहां की सफाई करें। वहां थोड़ा सा फिटकरी भी आप उसमें ऐड कर सकते हो जी, उसकी सफाई करें और वहां पे अभ्यंग करें, तेल लगाना स्टार्ट करें। यदि आप वहां तेल लगाना स्टार्ट करते हो तो वहां पे पसीना रुकना बंद हो जाएगा जी। खाने में थोड़ा सा नमक कम कर दें जी, रात का भोजन जल्दी करें जी, और पेट साफ होता है कि नहीं होता इस विषय में जरूर याद रखें, क्योंकि एंग्वाइनल रीजन जो हमारा होता है यहाँ पे ज्यादातर पसीना रुकता है और पेट अगर अच्छे से साफ नहीं होता है तो पेट में गर्मी रहेगी और उसकी वजह से वहां पसीना की वृद्धि हो जाती है। तो पेट साफ होना चाहिए, खाने में नमक कम लेना है और अभ्यंग किसी भी तेल से वहां पर आप लगा सकते हैं, जैसे जात्यादि तेल मार्केट में आता है, नीम तेल आपको मिल जाता है, मर्चियादि तेल आपको मिल जाता है जी। इस तरीके के तेल अगर आप वहां पे लगाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं जी। एक घरेलू उपाय है कनेर की पत्ती, ये जो पीला कनेर जी, होता है, पीला फूल वाला, जिसे भी कहीं दाद हो जाती, अगर दाद आपके कहीं हो रही है और बार बार हो रही है, काला धब्बा छोड़ रही है, तो आप कनेर की पत्तियों को पीस करके उसके रंजन को वहां पर यदि लगाते हैं तो कुछ दिनों में वो दाद समूल नष्ट हो जाती है। अच्छा। और रक्त शोधन के लिए हम ले सकते हैं मंजिष्ठादि क्वाथ ले सकते हैं, सारीवाद क्वाथ ले सकते हैं,
सारीवादी कषाय ले सकते हैं। इस तरीके से शोधन, समन और आहार परिवर्जन, आहार पर नियंत्रण, इन सब चीजों से हम इस रोग को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अनिल कुमार जी से हमारा कहना रहेगा कि आप अध्ययन करें, नीम तेल आप रखें और वहां पे लगाएं, मोटे कपड़े न पहने और रात में हल्के ढीले ढाले कपड़े पहन करके सोया करें, ताकि जो है वहां पर पसीना ना रुके और धीरे धीरे करके वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाए। बैद जी, इसी कड़ी में नोएडा से विशाल शर्मा जी का एक प्रश्न है। उनका कहना है कि उनकी कंधे की बाईं ओर छत्ते के रूप में लाल दाने पड़ गए हैं, छत्ते के रूप में लाल दाने पड़ गए हैं जो जलन पैदा करते हैं। क्या करें इसके लिए? देखिए, यहाँ पे पित्त की वृद्धि मानी जाएगी। अगर रक्त वर्ण वहां पर है तो इसका मतलब है कि वहां पर पित्त की वृद्धि है, और पित्त की वृद्धि है तो वहां पे पित्त शामक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें आप सबसे पहला काम तो जात्यादि तेल अगर वहां लगाते हैं तो ये शीतल नेचर पे होता है, बढ़िया रिजल्ट आपको दे देगा। साथ ही साथ एक बहुत छोटी सी टैबलेट आती है रसायन रूप में, गंधक रसायन। गंधक रसायन 2-2 गोली आप अगर सुबह शाम लेते हैं और सारीवाद धीरिष्ट आप उसका 20-20, 25-25 ml सुबह शाम लेते हैं, और पित्त बढ़ाने वाली चीजें जैसे मट्ठा है, दही है, गुड़ है, लाल मिर्च है, गरम मसाले हैं, मछली है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, इन चीजों का परहेज करें और वहां पर जात्यादि तेल से अभ्यंग करें। मिट्टी पत्ती, वहां पर मिट्टी लगा सकते हैं आप, मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल करके कपूर और फिटकरी मिक्स करें और वहां पे मोटा मोटा लगा दें, तो उससे उसका दाह समन हो जाएगा। उदर शुद्धि कर लें, पेट साफ के लिए आप 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास गर्म पानी से रोज रात में लेना स्टार्ट करें, तो इससे आपका उदर शुद्धि भी हो जाएगी, पित्त का शमन हो जाएगा, और विरेचन एक श्रेष्ठ क्रिया है पित्त को शमन करने की। तो पित्त शामक व्यवस्था आपके शरीर में जैसे हो जाती है, वो रक्त वर्ण आपका ठीक हो जाएगा, दाने भी ठीक हो जाएंगे, ईचिंग भी ठीक हो जाएगी, और वहां पे जलन, इरिटेशन भी बंद हो जाएगा। एक प्रश्न बैद जी है लाल बंगला से दीपक कुमार का। इनका कहना यह है कि इनके घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर शुरुआत में इनका कहना था कि पहले एक दाना काला काला सा निकला, उसके बाद में उसमें जलन हुई और खुजली हुई। वो धीरे धीरे जब हमने उसको खुजलाया तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ये लगभग 6 इंच तक ये फैल चुका है, 6 इंच तक बढ़ गया। दाना के बाद उनका कहना है कि लगातार वो धीरे धीरे चकत्ते के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। पहले दाना निकलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चकत्ते के रूप में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज की तारीख में 6 इंच के करीब पहुंच चुका है। क्या नाम है इनका? नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, सबसे पहले तो आप अगर त्वचा के विषय में थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय सोराइसिस के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। सोराइसिस एक प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई व्याधि है, जिसमें आपकी चारों धातुएं एक साथ बेकार हो जाती है। रस, रक्त, मांस और मेद, इन चारों धातुओं के दूषित हो जाने से वहां पर कफ और पित्त का एक्युमुलेशन हो जाने के कारण, या इनकी दुष्टि हो जाने के कारण, या वात की वृद्धि हो जाने के कारण, यदि वहां पे छिलके की तरह, जैसे लहसुन का छिलका निकलता है, उस तरह की पतली लेयर में स्किन छूट रही है, तो 100% आप मानिए कि वो सोराइसिस है और वातज व्याधि है, वायु का कोप वहां पर है। वैसे हमारे सभी ऋषि महात्माओं का कहना है कि जितने भी कुष्ठ होते हैं, जितने भी त्वचा रोग होते हैं, वो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, इन तीनों का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन आप उसमें देखें कि उस जो चकत्ता, वो जो पड़ा, उसने स्थान छोड़ा है कि नहीं। अगर वो स्थान नहीं छोड़ता है और चारों तरफ अपनी वृद्धि करता है, इसका तात्पर्य है कि ये सोराइसिस के लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें आप इम्यूनिटी को अच्छी करने वाले काम प्रारंभ कर दें, जैसे हरिद्राखंड एक बहुत अच्छी औषधि आती है आयुर्वेद में। आधा चम्मच हरिद्राखंड आप सुबह शाम गर्म पानी से लें, और खादिरा रिष्ट, खादिरा की अगर रिष्ट आप सेवन करते हैं, 20 से 25 ml आप उसका सुबह शाम लेंगे,
तो इससे मांस की शुद्धि हो जाएगी। आप विरुद्ध आहार बंद कर दें, खट्टे मीठे गर्म ठंडे का विचार करके ही खाना खाएं और विपरीत भोजन ना करें कि अभी ठंडा लिया है अभी तुरंत गर्म ले लिया, या अभी दूध लिया है तुरंत आपने नींबू पानी पी लिया। तो ये विरुद्ध आहार से आपको बचना होगा। उदर शुद्धि करें, पेट साफ करें, और वहां पर महामृत्यादि तेल आप लगा सकते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। और कनेर की पत्ती का रस वहां पर यदि आप लगाते हैं, ये पीला कनेर आपको मिल जाएगा बड़ी सहजता से, तो इसकी पत्तियों का रस आप कुछ दिन लगाएं। और ज्यादा समस्या आपको अगर हो रही है तो आप सेंटर में आके निःशुल्क कभी भी मिल सकते हैं। उस व्याधि को नाड़ी के माध्यम से देख करके व्यवस्था की जाएगी। प्रतिरक्षा तंत्र पर विशेष ध्यान देना है। आप देखें कि मुझे बार बार जुकाम तो नहीं होता, बार बार खांसी तो नहीं आती, बार बार रिपीट बुखार तो नहीं आता, बार बार लूज मोशन तो नहीं होते। तो ये जो रिपीटेड लक्षण बॉडी में बार बार बीमार हो जाना, तो इन पे आपको नजर रखना है। इससे प्रकृति का पता चल जाएगा, आपकी इम्यूनिटी का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप एक बार सेंटर जरूर विजिट करें, जिससे आपकी मूल व्याधि का निराकरण किया जा सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सूचना भी देनी थी आप सभी दर्शकों को। हमारे वैद्य जी ने हर शनिवार को सायंकाल 7 से 9 बजे तक निःशुल्क सेवाएं देने का भी वचन लिया है। जिन किसी को भी मिलकर अपनी समस्याओं से के लिए परामर्श लेना है, वो प्रत्येक शनिवार को 7 से 9 बजे तक बसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पीछे दीर्घायु स्टोर 19 बसंत विहार में आकर के निःशुल्क परामर्श ले सकता है। पता एक बार फिर नोट कर लें, बसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पीछे 19 बसंत विहार दीर्घायु आयुर्वेदिक स्टोर वैद्य आर के शुक्ला जी से आप निःशुल्क परामर्श शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को शाम को 7 से 9 के बीच ले सकते हैं। और एक विशेषता ये है कि शनिवार को जितने भी पेशेंट देखे जाएंगे, उन पेशेंट में अगर किसी को पंचकर्मा की आवश्यकता है, उन्हें अग्निकर्म की आवश्यकता है, उन्हें शरीर के शोधन करने वाली जो जितनी भी विधाएं, एक्वा प्रेशर है, एक्वा पंचर है, इन सब चीजों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो संडे दिन में प्रातःकाल जिस पेशेंट को जैसी आवश्यकता हो, तो अग्निकर्म है, विद्ध कर्म है, जलौका हमारे में जोंक के द्वारा रक्त श्रावण करवाया जाता है, तो जलौका उच्चारण है, अग्निकर्म है, विद्ध कर्म है। इन सब चीजों के माध्यम से उनकी व्याधियों को कैसे समूल विनाश करना है, कैसे शरीर को ठीक करना है, योग, प्राणायाम, व्यायाम, आहार विहार, दिनचर्या, इनके माध्यम से एक अच्छे वे से चिकित्सा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो जिसे भी कोई संबंधित बीमारियां हो, कोई समस्या हो, वो एक बार नाड़ी परीक्षण जरूर करवाएं और उससे जुड़ी समस्या का निदान आपको पंचकर्मा के माध्यम से, आपके दैनिक आहार विहार से, औषधियों के माध्यम से, ज्योतिष के आधार पर, ग्रह बाधा के आधार पर सारी संपूर्ण व्यवस्था, अष्टांग आयुर्वेद का लाभ आप हमारे दीर्घायु प्राइवेट लिमिटेड पारदर्शी विकास न्यूज के माध्यम से ले सकते हैं। आइए, आप सबका स्वागत है शनिवार 7 से 9 बजे तक प्रतिदिन। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपका अच्छी जानकारी वैद्य जी ने दी, और आपका बहुत बहुत आभार इस बात का कि हमारे दर्शकों के लिए इन्होंने एक समय निर्धारित किया, और वो भी निःशुल्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।